एपिसोड 1 जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख ले। कहानी शुरू करते हैं। हम देख पाते हैं दूसरी महिला आई और कहा कि क्या उसने ही उसकी पोशाक बदली थी। ये शाही पार्टियों के लिए है, इसे कपड़े धोने के लिए नहीं पहना जाता है। उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि अपनी हैसियत के अनुसार जियो, उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। अगर उसने ऐसे गंदे और सस्ते कपड़े पहने हैं। रोसेटा ने सोचा कि उसे लगता है उसे सबक सिखाना होगा। राजकुमार आया और कहा रोसेटा की जीवन बेकार है। यही उसने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्दों को अपने साथी से बुदबुदाने की। दोनों हैरान थे। महिला ने जवाब दिया, महाराज ये जगह महिलाओं के लिए है। रोसेटा ने भी कहा, कृपया शांत हो जाओ, वह ठीक है। राजकुमार ने पूछा, क्या वह इतना ही कह सकती है कि वह ठीक है? ऐसी बकवास सुनने के बाद क्या वह केवल यही शब्द बोलती है? भले ही वह ठीक हो, वह बिल्कुल ठीक नहीं है। रोसेटा ने जवाब दिया, महाराज चलो कहीं और जाओ, वह एक बेहतर बुटीक जानती है। उसने सोचा कि अगर यह जारी रहा तो ये केवल परेशानी पैदा करेगा और अफवाहें फैलेगी। राजकुमार ने कहा कि अगर वह जोर देती है। रोसेटा ने कहा, वह उसकी वजह से चिंतित रहा होगा। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह अब उसकी और बातें नहीं सुन सकता। वह किसी ऐसी चीज के लिए माफी क्यों मांग रही है जो उसकी गलती भी नहीं थी? वह माफी क्यों मांग रही है जब वह ही उसके बारे में चिंता कर रहा है? वह ऐसी कोई नहीं है जो किसी से इस तरह का व्यवहार पाने की हकदार हो। उसे गुस्सा दिलाने के बाद माफी मांगने के लिए वह बहुत दयालु और अच्छी है। रोसेटा ने उत्तर दिया, वह वास्तव में इतनी दयालु नहीं है। राजकुमार ने पूछा, तो उसके जैसा कोई खुद से पहले उसकी चिंता क्यों करेगा? रोसेटा ने उत्तर दिया, क्योंकि वह उसका भगवान है। वह केवल उस समय उसके प्रति इस तरह का व्यवहार करती है। राजकुमार को लगा कि इस दृश्य को देखने वाले पाठक भी जान जाएंगे। अभी जो बयान दिया गया था वह निस्संदेह एक प्रेम स्वीकारोक्ति थी। हालांकि रोसेटा इस तथ्य से अनजान थी। राजकुमार ने सोचा कि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन अचानक इस तरह कबूल करने के लिए। फिर उसने सोचा कि अतीत में उसकी माँ भी मर गई थी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दिल देने के लिए जो मरने वाला है। क्या कोई इतना साहस जुटा सकता है? इतने छोटे से कपड़ों की दुकान के बारे में रोसेटा ने जवाब दिया कि क्या वह जानता है कि कुलीन महिलाएं कपड़ों को लेकर इतना झगड़ा क्यों करती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 सप्ताह में होने वाला शाही भोज है। ये शिकार महोत्सव से पहले साथी खोजने का आखिरी मौका है, इसलिए वह यहाँ से सबसे सुंदर और उत्तम पोशाक खरीदेगी। फिर वह इसे एक महिला को दे सकती है जो उसके साथ शाही गेंद में भाग लेगी। यदि संभव हो तो नीली पोशाक और भी बेहतर होगी। दुकान की मालिक महिला ने पूछा कि क्या वे ग्राहक हैं? प्रिंस ने उत्तर दिया, हाँ, वह एक पोशाक ऑर्डर करना चाहेंगे। महिला ने पूछा कि क्या वे उस व्यक्ति का आकार जानते हैं जो वह पोशाक पहनेगा? प्रिंस ने कहा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? रोसेटा ने सोचा कि अपने पिछले जीवन में भी प्रिंस ने लुनेला के साथ भोज में भाग लिया था। हालांकि वह उसके नीली पोशाक पहनने के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित है, क्योंकि उसका साथी नहीं बदला है, इसलिए उसे इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा धीरा ताकि वह बाद में बदलाव कर सके। राजकुमार ने बदलावों के बारे में सोचा और महसूस किया कि नौकरानी अभी भी थोड़ी लंबी लग रही है। क्या यह उसी की वजह से है? कुछ समय बाद रोसेटा ने कहा कि उसने आज वास्तव में आनंद लिया। यह उसके साथ शेष समय के लिए उसकी अनमोल यादों में से एक के रूप में रहेगा। वह भी उसे चुकाना चाहती है। क्या ये ठीक है? उसे केवल 1 या 2 घंटे का समय चाहिए। तो ठीक है, फिर कपड़े उतारो। महारानी राजकुमार ने सोचा कि रोसेटा ने क्या कहा, वह उसे वह लाएगी जो उसे पहनने की जरूरत है, इसलिए इतना उधम मचाओ और कपड़े उतारो। राजकुमार ने सोचा, भले ही उसे यही कपड़े उतारने पड़े। गाड़ी, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ऐसी प्राथमिकताएं हैं? फिर कुछ समय बाद रोसेटा आई और उससे कहा कि इन आम लोगों के कपड़े पहन लो और चलो। राजकुमार ने पूछा, फिर क्या हुआ? रोसेटा ने उत्तर दिया, आज दुष्ट के साथ उसका चेहरा, इसलिए उसका चेहरा कम दिखाई दे रहा था। फिर
उसने कहा कि हम यहाँ आते हैं। राजकुमार ने कहा कि यह स्वादिष्ट है और फिर पूछा कि वह क्यों नहीं खा रही है। रोसेटा ने उत्तर दिया कि वह ठीक है। राजकुमार ने कहा कि अब से जब भी वह कहेगी कि वह ठीक है वह ऐसा करेगा। रोसेटा ने सोचा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह के मजाक कर पाएगा। उसके बाद राजकुमार ने कहा कि ठंड हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। रोसेटा ने उत्तर दिया कि जब अंधेरा हो जाएगा तो आतिशबाजी होगी। राजकुमार ने कहा कि वह उसके लिए एक कोट लेने जाएगा, इसलिए यहाँ प्रतीक्षा करे। राजकुमार के जाने के बाद दो बेवकूफ आए। उनमें से एक ने पूछा कि क्या वह अकेली है और क्या वह उनके साथ आतिशबाजी देखना चाहेगी। रोसेटा ने उत्तर दिया कि वह यहाँ अपने साथी के साथ है। आदमी ने कहा कि यह मत कहो कि वह उसे एक अच्छा सौदा देगा और कीमत वह सब होगी जो उसके पास अभी है। रोसेटा ने सोचा कि वह बिना किसी परेशानी के एक दिन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये दूसरे ने कहा कि वह निश्चित रूप से अपनी फिरौती प्राप्त करेगा। रोसेट्टा ने सोचा जैसा कि उम्मीद थी, ट्रबल मेकर के बाद बहुत सारे रास्ते हैं। इस बीच राजकुमार ने सोचा कि वह ठीक से रास्ता भी नहीं जानता और फिर भी उसने कहा कि वह आत्मविश्वास से जाएगा और वापस आएगा। तब राजकुमार हैरान हुआ और पूछा कि पृथ्वी पर क्या हुआ, क्या वह चोटिल हुई है। रोसेट्टा ने उत्तर दिया कि एक निश्चित सज्जन ने उसे बचाया। वह एक अद्भुत व्यक्ति था, अपने सुनहरे बालों और नीली आंखों के साथ एक शूरवीर की तरह। राजकुमार ने वैसे भी कहा वह खुश है कि वह चोटिल नहीं हुई है। उसके बाद राजकुमार ने सोचा कि ऐसा सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक शूरवीर अचानक प्रकट हुआ और उसे बचाया। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा है जिसे वह जानता है, जिस तरह से वह उसका वर्णन कर रही है। क्या यह उसका वह दोस्त हो सकता है जिसका उसने दावा किया था कि वह पिछली बार महल में काम करता था क्योंकि वह उसके दोस्त को पसंद नहीं करता था? क्या रोसेट्टा को इस बारे में पता है और वह उससे ये छुपा रही है? नहीं, ये हास्यास्पद है, अवज्ञाकारी सी है। रोसेट्टा ने कहा नहीं महामहिम। फिर सोचा कि सबसे पहले उसे किसी भी अनुचित व्यवहार को दृढ़ता से हतोत्साहित करना चाहिए। तो क्या ये काम कर रहा है, या शायद वह पागलपन की स्थिति के दौरान अपनी यादों को बरकरार रखता है? दूसरा, सुचारू प्रशिक्षण के लिए उचित पुरस्कार प्रदान करें। यहाँ स्वादिष्ट बीफ झटकेदार है। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने सोचा कि बिल्ली का इलाज नहीं चलेगा। इसके बारे में सोचने के लिए वह अभी भी नहीं जानती है कि महामहिम को क्या पसंद है। फिर तीसरा, स्ट्रोक और अपने पसंदीदा क्षेत्रों को सहलाएं और उन्हें छुए जाने की आदत डालें। इसलिए पसंदीदा क्षेत्र, जब वह अपनी बिल्ली को सहलाती है तो उसे लगता है कि उसे ये पसंद है। वह महामहिम के पीछे के हिस्सों को छू रही है। वह पागल होनी चाहिए। फिर उसने महामहिम से पूछा कि क्या वह उस पर भरोसा करता है, वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। चलो अब सिर से शुरू करें और छाती के बगल में, क्या उसे नीचे की तरफ जाना चाहिए? राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोसेट्टा ने सोचा कि यह अचानक उपनाम क्यों? क्या ये हो सकता है कि प्रशिक्षण के कारण उसकी तर्कसंगतता वापस आ रही है? फिर उसने पूछा कि क्या वह अपने होश में वापस आ गया है। रोसेट्टा ने सोचा कि उसने अनुमान नहीं लगाया। उसने कहा कि किसी को अचानक चुनना एक अत्यंत अशिष्ट व्यवहार है। कृपया भविष्य में ऐसा करने से बचें। समझ गया? राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह नहीं चाहता, वह और चाहता है। रोसेट्टा ने कहा चलो आज के लिए यहीं रुकें, कृपया अब आराम करें। राजकुमार ने उत्तर दिया नहीं, उसे और दें। रोसेट्टा बोला महाराज, वह अच्छा है। ठीक है, बस बिस्तर पर आज्ञाकारी ढंग से लेट जाओ। उसने सोचा कि उसके भाव को देखकर यह स्पष्ट है कि वह सुनने पर भी विचार नहीं कर रहा है। वह इसे केवल एक प्रयोग के रूप में आजमा रही है। बस एक प्रयोग के रूप में। महाराज, यदि वह यहाँ आकर लेट जाए तो वह उसे एक चुंबन देगा। राजकुमार ने उत्तर दिया ठीक है, उसे एक बार चूमने दो। उसने अनुमान लगाया कि अगली सुबह सोना संभव नहीं था। राजकुमार ने पूछा कि पिछली रात क्या वह फिर से बदल गया था?
उसने माफी मांगी। रोसेटा ने उत्तर दिया कि माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह वास्तव में कल बेहतर था। उसने बात भी की थी। राजकुमार ने पूछा कि उसने कुछ कहा। उसने क्या कहा? रोसेटा ने उत्तर दिया कि उसे अच्छा लगा। राजकुमार ने पूछा कि उसे क्या अच्छा लगा। रोसेटा ने सोचा कि वह यह नहीं कह सकती कि उसे चूमना अच्छा लगा। तब उसने उत्तर दिया कि उसे वह पसंद है। राजकुमार ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने उसके सामने स्वीकारोक्ति की। रोसेटा बोली, इसके अलावा और कुछ नहीं था। वह चिकित्सा सहायता के लिए अनुरोध करेगी। क्या महामहिम ठीक है? राजकुमार ने सोचा नहीं। हालांकि उसे संकट में देखकर उसे लगता है कि उसने पिछली रात उसकी स्वीकारोक्ति को स्वीकार नहीं किया। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह ठीक है, इस बारे में भूल जाओ, इसलिए बस उसके बाद आराम करो। राजकुमार ने सोचा कि यह बेहतर है, उसकी स्वीकारोक्ति को अस्वीकार करना बेहतर है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना जिसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं है। तब उसने अपने मन में सोचा, उन्होंने कल रात इस बारे में बात की थी। उसे यकीन है कि महामहिम जिस तरह से महामहिम की तबीयत खराब होती जा रही है, उससे वह काफी हैरान है। शायद उन्हें फादर थियोडोर को अपना निजी चिकित्सक बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। पुजारी ने कहा कि सभी सेटर को डिक्रिप्ट किया गया है। यह आश्चर्यजनक है। यह इतना आश्चर्यजनक है कि इसे एक पुस्तक में प्रकाशित किया जाना चाहिए। अरे, महामहिम को ये बताने का इंतजार नहीं कर सकते। रोसेट्टा ने उत्तर दिया, नहीं, उसे पहले ये बताने दें कि महामहिम उनके कौशल के बारे में बहुत सोचते हैं। उन्होंने उनसे अपने सम्मान को व्यक्त करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि थियोडोर शायद कुछ पता लगाने में सक्षम हो। पुजारी ने कहा कि उसे क्या यकीन है। ऐसा लगता है कि एक चीज है जो उसे परेशान करती है, लेकिन बेहतर के लिए। उसके दिल के पास एक असामान्य रूप से चौड़ा मुना सर्किट है। शायद यही उसे प्रभावित कर रहा है। रोसेट्टा ने सोचा कि वह तेज है। वह इसमें वास्तव में अच्छा है। वह हाल ही में यह महसूस कर रही है। तलवारबाज अगले दृश्य में इस जीवन में जागृत हो रहा है। रोसेट्टा ने महामहिम से पूछा कि क्या वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ। रोसेट्टा ने कहा कि क्या वह अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। वह आज थोड़ा अप्राप्य लग रहे हैं। राजकुमार ने पूछा। उसने सोचा कि उसने उसे दिन भर आराम करने के लिए कहा था। रोसेटा ने जवाब दिया, ठीक है, ज्यादा नहीं। वह इस सप्ताहांत छुट्टी मिलने की उम्मीद कर रही है। राजकुमार ने सोचा। सोचने पर उसने एक पुरुष मित्र के साथ पिछली छुट्टियों के दौरान एक दोस्त से मिलने का उल्लेख किया। फिर उस मित्र से पूछा। उसने उसे रोसेटा के बारे में बताया। उत्तर दिया, ठीक है। उसे कैसे पता चला कि वह उसके घर मौज मस्ती करने जा रही है? कृपया वह उपहार पहनना जारी रखें जो उसने उसे तब भी दिया था जब वह आसपास नहीं हो। राजकुमार ने रोसेटा के जाने के बाद वादा किया। राजकुमार ने सोचा, उसने अभी क्या कहा? इसका मतलब ये है कि उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं। बेचारी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि वह जीवित रह सकती है। फिर सप्ताहांत में रोसेटा ने कहा, वैलेरियन, वह आ गई है। वैलेरियन ने कहा, सुप्रभात। वह आज भी उतनी ही सुंदर है। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन उसे लगता है कि किसी ने उस पर श्राप डाल दिया है। फिर उसने सोचा कि यह कहना आसान होगा कि महामहिम पागलपन से ग्रस्त हो गए हैं, लेकिन वह ईमानदारी से महामहिम के घातक रहस्य को उजागर नहीं कर सकती। वैलेरियन ने कहा, पहले उन्हें श्राप का माध्यम खोजना होगा। यदि यह एक शक्तिशाली अभिशाप है तो ये बहुत पुराना हो सकता है। फिर उसने कहा कि हम यहाँ आराम करने के लिए हैं, आइए अगले ही पल काम के बारे में बात न करें। वैलेरियन ने कहा कि हमारे दिमाग को साफ करने के लिए समुद्र से बढ़कर कुछ नहीं है। रोसेटा ने उत्तर दिया कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह जादू से नहीं कर सकता। वैलेरियन ने शुरू किया, उसे पुरस्कृत करना होगा। बिना कीमत के कोई दया नहीं है।
रोसेटा ने उसे चूमा और फिर पूछा, क्या ये पर्याप्त है? अगले दृश्य में अचानक जादू बिखर गया। रोसेटा ने कहा कि यह अच्छा है, वह मेरे शरीर को सुखा सकती। चिंतित लेकिन महामहिम हाल ही में उसके लिए बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए उन्हें यकीन है कि वह ठीक हो जाएगा। वैलेरियन उसके पास गया और कहा कि जब वह उसके साथ है तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। वैलेरियन ने कहा कि पुराने समय में नौकरानियों को सभी चीजें मिल रही हैं और कह रही हैं कि अगर कुछ लेना है तो सब ले लो। ये परिवार बर्बाद हो गया है, इसलिए वे उन्हें वैसे भी वेतन नहीं दे सकते हैं। बरसात के दिनों में उसका मूड हमेशा बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि उसने उस भारी बारिश में सब कुछ खो दिया था। दुनिया उस असहाय बच्चे के लिए इतनी दयालु नहीं थी, जो सारी उम्मीद खोते हुए और मरते हुए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह उससे मिला, वह बरसात के दिनों में बेहतर महसूस करता था। वह परोपकारी है जिसने उसे गटर से बाहर निकाला। उसने कसम खाई थी कि जब काउंटेस का निधन हुआ तो वह हमेशा भाई बहन रहेगी, उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए, वह केवल उसकी खुशी चाहता है। रोसेटा ने कहा, आसान है महारानी। प्रिंस ने उत्तर दिया, हाँ। रोसेटा ने सोचा कि वह उसकी ओर देख भी नहीं रहा है। क्या वह फिर से बुरे मूड में है? चलो कुछ कहते हैं। रोसेटा ने कहा, सुप्रभात। प्रिंस ने पूछा, क्या यह वह ड्रेस है जिसे उसने पहले नहीं देखा है? रोसेटा ने उत्तर दिया, ये ड्रेस उसके मित्र ने उसे दी थी, यह एक नया पहनावा है। प्रिंस ने कहा, उसका चेहरा अच्छा लग रहा है, उसने अच्छी तरह से आराम किया होगा। वह दिन के बाकी समय आराम क्यों नहीं करती? खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। रोसेटा ने सोचा कि उसने अभी तक किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बात भी नहीं की है। हैक उसे बाहर निकाल रहा है, वह ऐसा नहीं कर सकती। रोसेटा ने कहा, उसे उससे कुछ कहना है, वह मरने वाली नहीं है। पुजारी ने मुझे निश्चित रूप से निदान किया है। उसने कहा, वह मरने वाली नहीं है, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने उसे मृत्यु तक अपनी निजी नौकरानी के रूप में नियुक्त किया है। रोसेटा ने सोचा, वह कुछ क्यों नहीं कह रहा है? वह नहीं जानती। चलो, जैसे उसने योजना बनाई थी वैसे ही भाग जाओ। प्रिंस ने कहा, गंभीरता से रुको। क्या उसे यकीन है कि वह मरने वाली नहीं है? और वह वजन से क्या मतलब रखता है? वह उसके जैसा ही महसूस करने से क्या मतलब रखता है? क्या वह वास्तव में उसकी वफादारी को पहचान सकता है? इसीलिए वह सिंहासन के लिए लड़ रहा है। तब उसने कहा, हाँ, वह हमेशा उसका इंतजार करेगी। राजकुमार ने उसे गले लगाया। रोसेटा ने सोचा, क्या ये शारीरिक स्नेह अत्यधिक भावुक होने के कारण नहीं है? थोड़ा अधिक नहीं, ये ठीक है अगर कोई व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है। अगले दिन रोसेटा ने कहा, महाराज, ये खाने का समय है। राजकुमार ने उत्तर दिया, बैठ जाओ। रोसेटा ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वह अलग से खाए? राजकुमार ने उससे कहा, मूर्ख मत बनो, इसे आजमाओ। तब उसने सोचा, ऐसा मत करो महाराज। उसके बाद 3 चीजें बदल गई। पहली, उनकी महिमा ने राजनीतिक मामलों में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया। दूसरी, पुजारी महामहिम का विशेष पुजारी बन गया। तीसरा, वह रोसेटा से प्रेमी की तरह स्नेह से पेश आता है। राजकुमार ने कहा, तब उसे भी खिलाना चाहिए। रोसेटा ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम को उसकी बकवास पसंद है? शायद वे सिर्फ करीब आ रहे हैं जैसे कि वैलेरियन और वह है। राजकुमार ने सोचा कि ऐसा लगता है कि रोसेटा उससे बच रही है। क्या वह निराशा व्यक्त कर रही है क्योंकि वह अपने सक्रिय कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए पुजारियों को नियुक्त करने में व्यस्त रहा है? ये सब महारानी को नियंत्रित करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह रोसेटा के साथ रहना चाहता है, लेकिन वह उससे मिल भी नहीं सकता है। अगर वह उसे छोड़ दे तो उसे क्या करना चाहिए? नहीं, विशेष रूप से ऐसे समय में उसे कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे समय में उसे अगले दृश्य में रोसेटा को अपना शांत पक्ष दिखाना होगा। राजकुमार अपनी तलवार प्रशिक्षण कर रहा है। रोसेटा ने सोचा कि महामहिम उसे प्रशिक्षण मैदान में क्यों लाई। निश्चित रूप से उसे पता नहीं चला कि वह प्रशिक्षण के बाद एक शूरवीर हुआ करती थी। राजकुमार ने कहा कि उसे स्नान करना चाहिए। रोसेटा ने पूछा कि क्या उसे उसके लिए स्नान तैयार करना चाहिए। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह व्यक्ति पागल होना चाहिए।
आखिरकार रोसेट्टा ने उससे कहा कि वह उसके कपड़े बदलने तक बाहर इंतजार करेगी। राजकुमार ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोसेट्टा ने सोचा कि फिर वह ये कहते हुए कमरे से बाहर भागी कि वह नहाने के लिए जरूरी चीजें लेकर आएगी। रोसेट्टा ने सोचा कि वह आदमी अपने मुंह से इतना लापरवाह है। उसने ये क्यों कहा कि जब वह नहाए तो उसे वहां रहना चाहिए? नहीं, अगर वह बाथरूम में नहीं होगा तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। कुछ समय बाद रोसेट्टा ने महामहिम से पूछा कि क्या वह तैयार है और क्या वह नहाने जाना चाहेगा। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह उससे पहले मालिश करवाना चाहेगा। फिर उसने उसकी मालिश शुरू कर दी। रोसेट्टा ने सोचा कि वह यह नहीं जानती क्योंकि उसने कभी उसकी पीठ नहीं देखी थी, लेकिन उसकी मांसपेशियां चौड़ी थीं। मालिश के बाद कितना प्रभावशाली था। राजकुमार ने सोचा कि यह लगभग खतरनाक था। फिर राजकुमार नहा रहा था और रोसेट्टा फिसल गई। उसे लगा कि उसने फर्श की ठीक से जांच नहीं की और वह राजकुमार के पास गई। रोसेट्टा ने माफी मांगी और राजकुमार ने कहा कि ठीक है, एक पल के लिए मत सुनो। क्या उसने रोसेट्टा को सोचा कि इसे करना चाहिए और फिर कहा। उसने उसे रुकने के लिए कहा। उसने उसे कुछ समय बाद फिर से बेहोश कर दिया। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह सो गया था। रोसेट्टा ने उत्तर दिया, हाँ, वह स्नान में प्रवेश करते ही सो गया था और उसकी बीमारी के लक्षण फिर से प्रकट हो गए। राजकुमार ने कहा कि पुजारी हाल ही में हर दिन उसका इलाज कर रहा है और अब तक कोई समस्या नहीं हुई है। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसने इस बार कुछ कहा है। रोसेट्टा ने उत्तर दिया, एक मिनट रुको, कोई आ रहा है। वैलेरियन आया और रॉयल हाइनेस का अभिवादन किया। रोसेट्टा ने सोचा कि वह उससे कुछ भी कहे बिना अचानक यहाँ क्यों आया। क्या उसने देखा कि अभी क्या हुआ? वैलेरियन ने कहा कि उसके अचानक आने का एक कारण है। उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ है। यह एक जादुई चम्मच है जो जहर का पता लगा सकता है। रोसेट्टा ने सोचा कि क्या वह उस लाल बालों वाली के लिए इसे स्वीकार करेगा। राजकुमार ने पूछा कि उसने अभी क्या कहा। रोसेट्टा ने सोचा कि उसे ऐसा लग रहा है कि वह उसे अभी मारना चाहती है। यदि वह उसे एक विवेकपूर्ण संकेत देती है तो वह समझ जाएगा। तब उसने सोचा कि क्या वह पागल हो गया है। वैलेरियन ने कहा, ठीक है, अनुसंधान प्रयोगशाला में वर्तमान में कर्मचारियों की कमी है। यदि यह नहीं बनाया जाता है तो कोई भी अन्य नौकर पर्याप्त होगा। राजकुमार ने सोचा, क्या वास्तव में वह यही चाहता है? तब उसने कहा कि यदि उन्हें कार्मिक के साथ समर्थन की आवश्यकता होती है तो वह इसे वैलेरियन की भागीदारी के बिना प्राप्त कर सकता है। वैलेरियन ने उत्तर दिया कि वह उसका इनपुट पसंद करेगा। राजकुमार ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वह उसके साथ है? वह निश्चित है कि पहले राजकुमार ने उसके लिए अधिक पुरस्कारों का वादा किया होगा। वैलेरियन ने उत्तर दिया कि उसके पास केवल एक ही व्यक्ति है। वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करता है जो इतना कीमती है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वह व्यक्ति महामहिम का समर्थन करता है, इसलिए उसने उस भावना का पालन करने का निर्णय। शुद्धिकरण जादू में निपुण, इसलिए सक्रियण की शर्तें थोड़ी कठिन हैं। सबसे पहले इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ये दुर्लभ सामग्रियों से बना है। दूसरी, इसे सक्रिय करने के लिए दिव्य शक्ति की एक विशाल मात्रा की आवश्यकता होती है। राजकुमार ने कहा कि यदि ये दिव्य शक्ति है तो वह इसके लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार है। अगले ही पल पुजारी आया। वैलेरियन ने उसे अपना हाथ यहाँ रखने के लिए कहा, ये समझाते हुए कि शापों का पता लगाने की सीमा ये कमरा है। जब दिव्य शक्ति का संचार होता है तो वह क्षेत्र जहाँ शाप स्थित है क्रिस्टल बॉल पर लाल रंग में प्रदर्शित होगा। पुजारी ने क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा और लाल बिंदु दिखाई दिए। फिर अचानक पूरा क्रिस्टल बॉल लाल हो गया। राजकुमार ने पूछा कि क्या संभावना है कि क्रिस्टल बॉल गलत है। वैलेरियन ने उत्तर दिया, कोई नहीं, क्योंकि यह एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है। इसकी सटीकता निश्चित है। रोसेटा ने सोचा कि पूरा कमरा शापों से भर गया है।
पूरे कमरे में कोसों की आवाजें आ रही थी और किसी को भी संदेह हो सकता था कि यहाँ कोई जासूस है। महामहिम को अवश्य ही पता होगा, राजकुमार ने सोचा। जैसे ही वह रोजेटा को अपने साथ पाकर खुश हुआ, मानो वह उसके लायक ही नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह डूब रहा है। रोजेटा ने कहा, महामहिम, हम इसे हल कर सकते हैं। उसने उसे बचाने का वादा किया। पुजारी ने भी कहा, महामहिम, वह उसकी मदद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देगा है। वैलेरियन ने अपने द्वारा पहले कही गई बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वह महामहिम के पक्ष में है। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, सभी का धन्यवाद। तो क्या हम इस कमरे को गिराना शुरू करें? अगले दिन लेंस इस तरह के कृत्य पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए आए। उन्हें अपराधी को ढूंढना चाहिए और उसे दंडित करना चाहिए। उसने सुना कि वे कमरे को ध्वस्त करना चाहते हैं, जो उसने एक सोची समझी निर्णय समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी सुरक्षा है। रोजेटा ने सोचा, अब उन्हें पता चल गया है कि यहाँ कोई जासूस हो सकता है। मैडम को संदिग्धों की सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। या तो वही थी जो जहरीले फूल लेकर आई। क्या वह वास्तव में महामहिम की चिंता से ऐसा कर रही है, या वह सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रही है? लेब्लांक ने कहा, एक और बात है जो उसे चिंतित करती है। कमरे को ध्वस्त करना अच्छा होगा, लेकिन क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? पहले सबूत ढूंढो, इसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा। रोसेटा ने सोचा कि क्या उसने गलत अनुमान लगाया है। श्राप के बारे में जानने के बाद राजकुमार तुरंत एक अस्थायी निवास में चले गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्थानांतरित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हुआ। राजकुमार जिस कमरे का उपयोग करता था, उसका उपयोग साम्राज्य के राजकुमारों की पीढ़ियों द्वारा किया गया था, जो इसे राष्ट्रीय खजाने के करीब बनाता था। जब इस खजाने को ध्वस्त करने की बात हुई, तो कुलीन विरोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण एक बैठक बुलाई गई। राजकुमार ने कहा कि सभी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्या हमें बैठक शुरू करनी चाहिए? कुलीनों में से एक ने कहा कि वह पहले बोलेगा। राजकुमार ने सोचा कि वह आदमी वर्तमान महारानी का भाई काउंट मोटमार है। फिर उसने कहा कि बोलो। पुजारी घंटों अपने शयन कक्ष में था, लेकिन वे किसी भी शापित ऊर्जा का पता नहीं लगा सके। राजकुमार ने उत्तर दिया कि ऐसा लगता है कि पुजारी में ऐसा करने की क्षमता का अभाव है। पहले राजकुमार ने कहा, ढूंढी वस्तु, वह बस चिंतित है कि कुछ उसे परेशान कर रहा होगा। अचानक महारानी आई और बोली, प्रथम राजकुमार, क्या उसने हमेशा उसे अपने शब्दों से सावधान रहने की चेतावनी नहीं दी है? और वह शांत नहीं बैठ सकी। जब उसने सुना कि उसका बेटा अस्वस्थ है, उसका चिंतित होना उचित ही है। राजकुमार ने सोचा कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे वह किसी पार्टी में जा रही हो, लेकिन ऐसे शब्दों पर उत्साहित होना कुछ ऐसा है जो केवल ग्रहण जैसा मूर्ख ही कर सकता है। प्रथम राजकुमार ने कहा कि ऐसी अफवाह है कि क्राउन प्रिंस ने अपना दिमाग खो दिया है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि आर्कबिशप हाल ही तक नियमित जांच कर रहे थे। आर्कबिशप का अपमान करना राज्य धर्म का अनादर करने के समान है। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा? महारानी ने सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय खजाने माने जाने वाले कमरे को तोड़ना काफी चौंकाने वाला होना चाहिए। यदि इससे थोड़ी भी राहत मिलती है, तो वह महामहिम की ओर से इसकी अनुमति देंगी। और एक और बात है, इसके स्रोत की व्याख्या करने में असमर्थ होने के कारण वह समझती है कि यह उस महिला के आकर्षक शब्दों के कारण है। राजकुमार ने सोचा कि उसे उम्मीद थी कि एक दिन महारानी को रोसेटा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उसने उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे की? तब राजकुमार ने कहा कि वह अंदर आ सकता है। वैलेरियन आया और एक तुच्छ वस्तु कही जो सुनने में निराशाजनक है। राजकुमार ने कहा कि उसने जिस वस्तु का उल्लेख किया वह वैलेरियन का काम है। एक रईस ने पूछा, तो क्या इसका मतलब
है कि उसके शयन कक्ष में शापित वस्तुएं थीं। तब उसने आर्कबिशप से पूछा कि वह उन शापित वस्तुओं में से कोई भी क्यों नहीं ढूंढ सका, लेकिन आर्कबिशप ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। नोबल ड्यूक ने कहा, क्या वह ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को महामहिम क्राउन प्रिंस की सेवा करनी चाहिए उसने अपना काम ठीक से नहीं किया? आर्कबिशप शर्मिंदा था। बैठक कई सत्यापन प्रक्रियाओं के साथ जारी रही। क्रिस्टल की विश्वसनीयता के संबंध में भी श्रापों को शुद्ध करने में काफी समय बिताने के लिए एक समझौता किया गया था। वैलेरियन ने अगले दृश्य में सार्वजनिक रूप से क्रिस्टल के ब्लूप्रिंट का खुलासा किया। रोसेट्टा ने पूछा कि क्या बैठक अच्छी रही? राजकुमार ने जवाब दिया कि उसने कड़ी मेहनत की है, बस एक पल के लिए ऐसे ही रहो। वैलेरियन भी आया और फिर अपने विचारों के माध्यम से पूछा कि उसका उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है। रोसेट्टा ने जवाब दिया कि वे किस तरह के रिश्ते हैं, बस मास्टर और नाइट। फिर उसने कहा, महामहिम अन्य लोग भी मौजूद हैं। राजकुमार ने जवाब दिया कि उसने गलती की है और अगर वह उसे असहज करता है तो माफी मांगी। रोसेट्टा ने कहा कि वह थक गया होगा और पूछा कि क्या वह अपने कमरे में वापस जाना चाहेगा। उसने उल्लेख किया कि वह कुछ चाय लाएगी जो थकान के लिए अच्छा है और आर्कमैच को सूचित किया कि महामहिम को कुछ आराम की आवश्यकता है। उसने समझाया कि पोशाक उसके शरीर के अनुरूप बनाई गई थी, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह इसे पहने। फिर उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ बॉल पर आएगी। रोसेटा ने सोचा कि क्यों, लेकिन वह चिंतित थी कि अगर उसने मना कर दिया तो अब बॉल केवल 3 दिन दूर थी और महामहिम को बिना पार्टी के भाग लेना था। उसने सोचा कि भूरे बाल वाला व्यक्ति उस पर कितना हंसेगा। रोसेटा ने उल्लेख किया कि वह उसकी नौकरानी है और उसके परिवार की पृष्ठभूमि साधारण है, इसलिए उसे लगता है कि उसका साथी बनना मुश्किल होगा। राजकुमार ने उत्तर दिया कि उसकी उत्पत्ति मायने नहीं रखती क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह वही है जिसके लिए वह अपना दिल और शरीर समर्पित करेगा। उसने स्पष्ट किया कि वह अपने पिता से अलग है और अपनी गंदी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कई महिलाओं का मनोरंजन करने के दयनीय प्रयासों में लिप्त होने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने कहा कि बॉल पर वह उसके सामने अपनी औपचारिक घोषणा करेगा, इसलिए कृपया उसके साथ आइए। उसके बाद रोसेटा ने अनावश्यक रूप से यदि वह कबूल करता है तो वह बस मना कर सकती है। फिर उसने एक आवाज सुनी और सोचा कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ और है। राजकुमार उसके ऊपर चढ़ गया और रोसेटा ने कहा, महामहिम यदि वे इसे जारी रखते हैं तो। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह ऐसा करना चाहता था और पूछा कि क्या उसने भी ठीक किया। रोसेटा ने सोचा कि चूंकि वे पुजारी से नियमित उपचार प्राप्त कर रहे थे, लक्षण शायद ही कभी दिखाई दिए थे। क्या वह आज बैठक में बहुत ज्यादा भरोसा करने लगा था? वह अचानक क्यों रुक गया? राजकुमार ने पूछा कि वह यहाँ क्यों था, तो राजकुमार ने कहा कि वह उससे कुछ पूछना चाहता है। क्या उस पर कभी हमला हुआ है? रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ। राजकुमार ने हमला करने के इरादे से नहीं बल्कि एक अलग मकसद से पूछा। रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ। फिर बोली, लेकिन ये ठीक है। इस बार भी वह उसे नियंत्रित करने में सक्षम थी। राजकुमार अपने घुटनों पर था और कहा कि वह माफी मांगता है। शब्द बस उससे माफी मांगने के लिए पर्याप्त नहीं है। रोसेटा ने पूछा कि वह अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। कृपया उठ कि उसने जो उसके साथ किया वह किसी और के साथ नहीं किया। रोसेटा ने पूछा कि क्यों उसके। राजकुमार ने उत्तर दिया, शायद यह एक अचेतन प्रतिक्रिया हो सकती है क्योंकि यह वह थी। रोसेटा ने सोचा, क्या महामहिम ने वे चीजें की क्योंकि वह उसे चुनना चाहता था? वह विश्वास नहीं कर सकती। क्या वह वास्तव में उसके राजकुमार को पसंद करता है? सेंट ने कहा कि यह फिर कभी नहीं होगा। वह वादा करता है कि अगर वह फिर से ऐसा कुछ पागलपन करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत लात मार देना चाहिए, उसे बेतहाशा मारना चाहिए। वह उसका सिर भी फोड़ सकती है यदि उसे करना पड़ा। रोसेटा ने सोचा कि नहीं, यह आवश्यक नहीं होगा। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। राजकुमार ने उसे वैसा करने के लिए
कहा जैसा वह कहता है वह उसे तब तक चुनना नहीं चाहता जब तक वह अपने सही दिमाग में नहीं है। रोसेटा ने पूछा कि क्या वह अपने सही दिमाग में है। राजकुमार ने पूछा क्या वह वास्तव में नहीं जानती तो वे चुनने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार ने कहा लेकिन अब सही समय नहीं है। उसने रात की नींद खराब करने के लिए माफी मांगी। उसके लिए रोसेटा ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं। फिर उसने पूछा तो उसके बारे में क्या वह कैसा महसूस करती है, क्या वह क्राउन प्रिंस को पसंद करती है। रोसेटा ने जवाब दिया नहीं, वह उसे क्यों पसंद करेगी। वैलेरियन ने जवाब दिया अच्छा है। फिर पूछा क्या वह एक नौकरानी के रूप में भोज में शामिल होने की योजना बना रही है। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह नौकरानी के रूप में नहीं जा रही है, वह महामहिम के साथी के रूप में भाग लेगी। वैलेरियन ने कहा कि यह बहुत अच्छा है, तो उसे लगता है कि उसे भी भाग लेना चाहिए, यह उसकी सुरक्षा के लिए है। उसके बाद गाड़ी में रोसेटा ने सोचा कि वैलेरियन अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। हाल ही में उसके दिमाग में क्या है, वह बहुत निर्लज प्रतिक्रिया कर रहा है। अगला दृश्य मेलानी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि वह आगामी भोज में क्राउन प्रिंस की साथी होगी। अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं, उन्हें अब से स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करने की आवश्यकता है। कुछ समय बाद रोसेटा ने सोचा ये पहली बार है जब उसने महामहिम को उनके अंतिम एपिसोड के बाद से देखा है। इसके बारे में सोचने से ही वह घबरा जाती है। नहीं, यदि वह स्वीकार करते हैं तो वह शांति से उन्हें अस्वीकार कर देगी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार आ गया। रोसेटा ने सोचा कि वह कुछ क्यों नहीं कह रहा है। राजकुमार ने कहा यह बहुत ज्यादा है, वह बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद द कैरेज में रोसेटा ने पूछा कि क्या उसे गर्मी नहीं लग रही है। उसके कपड़े गर्मियों के लिए बहुत गर्म लग रहे हैं। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसे बस इतना ही कहना है। वह किसी विशेष व्यक्ति के लिए अच्छा दिखना चाहता था, इसलिए उसने तैयार होने में प्रयास किया। इसलिए कृपया इसकी सराहना करें। रोसेटा ने उत्तर दिया वह शानदार लग रहा है। राजकुमार ने कहा कि जब तक वे भोज में पहुंचेंगे तब तक अधिकांश रईस पहले ही वहां पहुंच चुके होंगे। उनका ध्यान उस पर केंद्रित होगा और यदि कोई उसे असहज करता है तो उसे बताने में संकोच न करें। रोसेटा ने पूछा कि यदि वह ऐसा करती है तो क्या होगा। राजकुमार ने उत्तर दिया ठीक है, उसे क्या लगता है कि वह बस उसके पास रहेगा। कुछ समय बाद रईस बातें कर रहे थे, इसलिए वैलेरियन युवराज की तरफ था। उसके बाद राजकुमार ने कहा कि काफी समय हो गया है। पिता सम्राट ने उत्तर दिया हाँ काफी समय हो गया है। महारानी ने कहा कि यह पहली बार है कि उनका बेटा अपने साथ एक महिला को लाया है। क्या वह ये जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि वह किस तरह की लड़की है। रोसेटा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह महामहिम सम्राट और साम्राज्य की महारानी को नमस्कार करती है। वह मेफील्ड बैरोनी से रोसेटा मेफील्ड है। रोसेटा ने सोचा कि वह जानती थी कि ऐसा होगा, इसलिए उसने उचित शिष्टाचार सीखना सुनिश्चित किया। महारानी ने कहा अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो उसका समय कैसा रहा है। वैलेरियन आया और कहा कि आर्मिन के महल में फिर खुद को परिचय दिया। महामहिम बोल रहे थे, उन्होंने बाधा डालने के लिए माफी मांगी। महारानी ने उत्तर दिया नहीं कोई बात नहीं। सम्राट ने पूछा काफी समय हो गया। महामहिम की स्थिति क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी स्थिति अब अधिक मजबूत है, लेकिन उनके अंगरक्षक की बजाय उनके साथी के रूप में भाग लेना मौत का सामना करने जैसा लगता है। उसके मुंह में ऐंठन हो रही है। तभी ड्यूक लुनिला आए और महामहिम से पूछा कि क्या ये बहुत असभ्य नहीं है, वह निजी तौर पर बात करना चाहेंगे। रोसेट्टा ने सोचा कि क्या ये शादी के प्रस्ताव के बारे में है, उसे वहां से जल्दी निकलने की जरूरत है। उसने महामहिम से कहा कि वह मिठाई खाते समय कुछ क्षण आराम करेगी, उसे काफी भूख लग रही है। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह ठीक रहेगी। रोसेट्टा ने उत्तर दिया निश्चित रूप से। उसके बाद रोसेट्टा ने सोचा कि क्या वह वास्तव में कबूल करने जा रहा है। यदि किसी भी तरह से उसने ड्यूक लूना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो क्या लेडी लुनेला निराश नहीं होंगी।
फिर वह अगले ही पल दोषी महसूस करेगी। एशले वह रईस आई जिसने कपड़े की दुकान में रोसेट्टा को थप्पड़ मारा। उसने कहा कि क्या उसने पहली बार ऐसी फैंसी मिठाई खाई है। रोसेट्टा ने उत्तर दिया, यह वह कौन है? क्या वह लेडी बबल्स नहीं है? नीच एशले ने पूछा कि वह इतनी असभ्य बात कैसे कह सकती है। रोसेट्टा ने कहा कि वह बस उसके शब्दों को दोहरा रही है। लंबे समय के बाद उसका चेहरा देखने से वे यादें वापस आ गईं और यह बस फिसल गई। उसे और अधिक जीने शिष्टाचार कक्षाएं। तब एशले ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह उच्च समाज से परिचित नहीं है। वह उसे एक बेहतर बुटीक से मिलवा सकती है यदि वह रोज को पसंद करती है। ज़ेटा ने उत्तर दिया, क्या वह वास्तव में सोचती है कि यह पोशाक अच्छी नहीं है? जब से वह आज बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करती है, हर कोई उसे इतना घूर रहा है कि यह शर्मनाक है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो कृपया उस बुटीक का नाम साझा करें जिसकी वह अनुशंसा करती है। एशले ने सोचा कि उसे यह स्वीकार करने से नफरत है कि यह पोशाक वास्तव में बहुत अच्छी है। वह लैट की पोशाकों से ऊब गई है। उसने कहा कि उस पोशाक की कौन परवाह करता है। उसके आसपास के रईसों ने कहा कि हर कोई इसके बारे में उत्सुक है। एशले ने सोचा कि वायुमंडल बदल गया है। यह क्या है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर उसने ये सोचते हुए कुछ शराब पी ली कि वह उसे नशे में डाल देगी और उसे सबक सिखाएगी। फिर अचानक उसके मुंह से पे निकल गया। अन्य महिलाएं चिल्लाया उसने शराब के साथ क्या किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? रोसेटा ने कहा, उसे लगता है कि महिला को महंगी शराब पीने की आदत नहीं है। एशले ने सोचा कि एक महिला इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। रोसेटा ने उससे कहा कि महिला सावधान रहे, अगर वह इतनी अनाड़ी बनी रही तो वह खुद को मुसीबत में डाल लेगी। लुनेला आई और कहा, कृपया ये बकवास बंद करो। उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉलर रूम में तमाशा पैदा करने की? क्या वह पागल है? और राजकुमार की साथी का अपमान करने के लिए उसे नहीं लगता कि महिला को इस बात की परवाह है कि यह समाज में उसकी क्या छवि बनाएगा। फिर उसने रोसेटा को अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वे टेरेस पर थोड़ी देर बात कर सकते हैं। अगले दृश्य में लुनेला बोली, वह जानती है कि रोसेटा राजकुमार की रखैल नहीं है क्योंकि राजकुमार ऐसा आदमी नहीं है जिसकी कोई रखैल होगी। रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, वह उसकी रखैल नहीं है। वह राजकुमार की प्रेमिका नहीं है। वह यहाँ क्राउन प्रिंस। लेकिन उसके बारे में बस ये देखकर कि उसने कुछ क्षण पहले लेडी एशले को कैसे हराया, उसके बारे में जरूर कुछ खास होगा। ऐसा लगता है कि उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन चलो इसे अगली बार के लिए बचा कर रखते हैं। अन्य अतिथि उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसे शायद चले जाना चाहिए। रोसेटा ने सोचा कि महामहिम कब आए, लेकिन क्या अभी अभी लेडी लुनेला ने महामहिम से उसकी मुलाकात की व्यवस्था की? राजकुमार ने कहा कि उसे उससे कुछ कहना है। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसने बहुत पी लिया है? उससे शराब की गंध आ रही है, लेकिन वह नशे में नहीं है। क्या वह है? रोसेटा ने उत्तर दिया कि इसे पीने मात्र से वह नशे में नहीं आ सकती। वह ठीक है। राजकुमार ने कहा कि अच्छा है। वह ये किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कह सकता जो नशे में है। वह जानता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। फिर भी वह उससे इतना प्यार करता है कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। रोसेटा ने सोचा कि क्यों, जबकि उसने इसकी अपेक्षा की थी। वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती। उसे उसकी नीली आंखें पसंद हैं जो सीधे उसे देखती हैं, उसके गाल जो अक्सर गुलाबी हो जाते हैं, उसके होंठ जो चमकते हुए मुस्कुराते हैं, वे सभी खूबसूरत हैं। जिस तरह से वह थोड़ी शर्मीली है, वह मजबूत दिल जो नाजुक लगता है, बस वह सब कुछ जो उसे बनाता है। वह इतना मार्मिक और प्यारा है, वह उससे प्यार कैसे नहीं कर सकता? वह उसे अंततः जीवित रखती है। रोसेट्टा ने उत्तर दिया, वह कहता है तो वह उसे कैसे दूर कर सकती है? वह भी उससे प्यार करती है।
महामहिम राजकुमार ने रोसेट्टा से पूछा, कृपया उसे उसके साथ डेट पर जाने की अनुमति दे, और वह उसके लिए एक हार लाया। उसे बुरा लगा कि उसका कम चमकदार था। रोसेट्टा ने उत्तर दिया, धन्यवाद। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह उसे चूम सकता है। रोसेट्टा ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उन्होंने उसके बाद चुंबन शुरू कर दिया। राजकुमार ने सोचा कि वह उसे अभी गले लगाना चाहता है, लेकिन वह यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। वह नहीं चाहता कि रोसेट्टा उससे नफरत करे। रोसेट्टा ने पूछा कि क्या राजकुमार ने उससे कहा, रुको, वह ऐसा कुछ करने की योजना नहीं बना रहा था। उसके कबूल करने के ठीक बाद, इसके अलावा वह नशे में भी है। रोसेट्टा ने जवाब दिया, वह चाहती है कि वह राजकुमार हो। उसने कहा कि वह एक आखिरी बात पूछेगा, क्या उसे इसका पछतावा होगा। रोसेट्टा ने जवाब दिया, नहीं। रोसेट्टा ने सोचा कि यह पागलपन है। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह ठीक महसूस कर रही है। रोसेट्टा ने जवाब दिया कि महामहिम जाग रहे थे। राजकुमार ने महामहिम कहा, लेकिन कल वह उसे उसके नाम से बुला रही थी। रोसेट्टा ने कहा कि उसे लगा कि अब उसे काम पर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थीं। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह नौकरानी के रूप में काम करने वापस नहीं जा सकती, लेकिन उस समय रोसेट्टा पहले से ही जा चुकी थी। कुछ समय बाद रोसेट्टा ने सोचा कि अगर उसने फिर से शराब पी ली तो वह एक कुत्ता बन जाएगी। एक अनुरक्षक के रूप में संबंध रखने से वह शूरवीर के रूप में अयोग्य हो सकती है। यदि महामहिम इस जीवन में फिर से मर जाता है और समय पीछे जाता है, तो वे दोनों सिर्फ अनुरक्षक रातें होंगे। क्या वह इसे सहन कर पाएगी। फिर सारा दिन रोसेट्टा उसे धन्यवाद देना चाहिए। उसने उसकी बहुत मदद की, इसलिए उसने उसके लिए एक उपहार तैयार किया। यह वयस्कों के लिए कुछ है, इसलिए इसे जल्दी से रख दो। रोसेट्टा ने पूछा कि वह उसे ऐसा कुछ क्यों दे रही थी। मेलानी ने जवाब दिया कि वह उसके चेहरे के भाव से बता सकती थी कि उसने कल रात बहुत अच्छा समय बिताया था। रोसेट्टा ने सोचा कि क्या वे इस समय दिखाई दे रहे थे। मेलानी ने कहा, वैसे भी बधाई हो, उसे वापस काम पर जाना होगा। फिर रात को रोसेट्टा ने सोचा कि आज का दिन भी कठिन था। राजकुमार उसके कमरे में था और कह रहा था कि ऐसा लगा जैसे उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। रोसेट्टा ने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है। फिर महामहिम से पूछा कि उसे यहाँ क्या लाया है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह अपने प्रेमी का चेहरा देखने आया था, इसलिए जैसे ही उसने उसे देखा वह उससे दूर भाग रहा था। यह महज एक संयोग था। उसने कहा कि वह उसे चाहती थी, लेकिन वह अब भाग रही है। रोसेट्टा ने उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह महामहिम की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती। वह जो चाहती है वह वही चाहती है, और वह उसके लिए ऐसा करने में प्रसन्न होगा। फिर सुबह रोसेट्टा ने सोचा कि वह इस बार फिर से ठीक से सो नहीं पाएगी। तब उसने उससे कहा कि उसका एक दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है। प्रिंस ने पूछा कि क्या यह वह आदमी नहीं हो सकता जिसके बारे में उसने पिछली बार बात की थी। रोसेट्टा ने सोचा कि वह उसके साथ ईमानदार होना चाहती थी, लेकिन उसके हाल के व्यवहार को देखते हुए महामहिम बहुत ईर्ष्यालु लग रहे थे, इसलिए इसे गुप्त रखना बेहतर है। रोसेट्टा ने उससे कहा, नहीं, जिस दोस्त से वह कल मिल रही है वह मेलानी है। प्रिंस ने कहा, ठीक है, कल वे कुछ स्वादिष्ट खा सकते हैं या कोई ओपेरा या नाटक देख सकते हैं। अगले दृश्य में रोसेट्टा अन्य सभी प्रेमियों की तरह बोली। वैलेरियन ने पूछा कि उसके और क्राउन प्रिंस के बीच क्या हुआ। वैलेरियन ने सोचा, चूंकि रोसेट्टा ने कुछ दिनों पहले प्रिंस के साथ डेट न करने का वादा किया था, और क्योंकि वह अपनी बहन पर भरोसा करता है, उसने अफवाहों पर विश्वास करने का फैसला किया। हालांकि वह गुस्से से भर गया जब उसने रोसेट्टा को अपनी गर्दन अजीब तरह से छिपाते हुए और उससे आंख मिलाने से बचते हुए देखा, जैसे कि उसने कोई अपराध किया। उन्होंने डेट करने का फैसला किया। वैलेरियन ने सोचा कि रोसेट्टा उसके लिए एक बहन की तरह है, इसलिए उसने सोचा कि वह बस असहज था, लेकिन उसका शरीर इसे इतना क्यों अस्वीकार करता है। फिर उसने कहा कि उसके पास एक आदमी है जिसे वह अब बधाई देती है। फिर उसने सोचा कि हाँ, यह ईर्ष्या है, वह मुश्किल से अपनी ऊर्जा को रोक सकता है। अब अगर उसे अंततः एहसास हुआ तो हर समय उसने सोचा कि वह चाहता था कि रोसेट्टा खुश रहे, क्योंकि वह उसका परिवार है। लेकिन ये सच
नहीं था। वैसे भी उस आदमी को अपना गुलाब देना बर्बादी होगी। अगले दृश्य में रोसेटा ने सोचा कि भले ही राजकुमार डेट पर जाने के लिए उत्साहित था, क्राउन प्रिंस के पास इन दिनों अधिक काम है। अचानक राजकुमार आया और उसे एक गुलदस्ता दिया। रोसेटा बोली, तो ये फूलों का गुलदस्ता? राजकुमार ने कहा, क्योंकि वह उस दिन पैदा हुई थी जब गुलाब पूरी तरह खिले हुए थे। रोसेटा ने सोचा कि उसे याद है। फिर उसने कहा कि वह आज बहुत सुंदर है। वह वास्तव में इसका मतलब है। और जब अन्य चीजें हुई तब भी यह ठीक था, क्योंकि जल्दी, लेकिन वह जल्द ही रोसेटा को प्रपोज करना चाहता है। अगले ही पल वैलेरियन आया और कहा कि वह आया है क्योंकि उसे उससे जरूरी बात करने की जरूरत है। उसके पास उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह इसे महल में नहीं कह सकता। राजकुमार ने कहा कि यह इतना जरूरी है कि वह उनकी डेट में बाधा डालता है। रोसेटा बोली, वह ठीक है, क्योंकि वे यहाँ हैं। वे एक साथ डिनर कर सकते हैं। वैलेरियन ने उत्तर दिया, धन्यवाद महिला रोसेटा। राजकुमार ने सोचा कि वे दोनों एक दूसरे के नामों से कब परिचित हुए। इसके अलावा आंख में सुनहरे बाल और नीली आंखों वाला एक सुंदर युवक है जो रोसेटा का पसंदीदा प्रकार है। लेकिन अगर वह अपनी ईर्ष्या दिखाता है तो रोसेटा उससे ऊब सकती है। राजकुमार ने पूछा कि जरूरी मामला क्या है। वैलेरियन ने उत्तर दिया कि उसने पुष्टि की है कि पहले पियल के साथियों ने जहर खरीदा है। राजकुमार चौंक गया और रोसेटा भी शिकार यात्रा में अवश्य शामिल होना चाहिए। वैलेरियन ने जारी रखा, हालांकि बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहर का पता उसके द्वारा दिए गए चम्मच से लगाया जा सकता है। रोसेटा ने सोचा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मामला बहुत गंभीर नहीं है। फिर भोजन परोसा गया। वैलेरियन ने कहा, महिला मशरूम मत खाओ। राजकुमार ने पूछा कि उसे ये कैसे पता चला। वैलेरियन ने उत्तर दिया कि उन्होंने मशरूम सलाद के बारे में बात की थी जो भोज में परोसा गया था। राजकुमार ने सोचा, क्या यह उसकी ओर से जानबूझकर उकसावा नहीं है। रोसेटा ने कहा कि उसका पेट भर गया है, क्या उन्हें अब थिएटर चलना चाहिए। वैलेरियन ने कहा, वह भी महल वापस जाना चाहता है, लेकिन वह अभी भी उसे महामहिम क्यों कह रही है। यह अजीब है। रोसेटा ने सोचा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। राजकुमार ने कहा, चलो फिर थिएटर में चलते हैं। रोसेटा ने सोचा कि ये सीटें आरामदायक और उत्कृष्ट हैं और नाटक अद्भुत और मनोरंजक है। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती क्योंकि महामहिम उदास लग रहे हैं। राजकुमार ने कहा, वह जानती है कि वह बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है, इसलिए उसके लिए बेहतर है कि वह उसके सामने किसी और के बारे में बात न करे। फिर राजकुमार ने उसे चूमा। रोसेटा ने सोचा कि उसके कपड़े अभी उतार दिए गए हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। वह खुद को नियंत्रित कर रहा है। रोसेटा ने सोचा कि वह खुद को क्यों नियंत्रित कर रहा है। फिर गाड़ी में राजकुमार ने कहा कि वह ये जानती है कि गाड़ी बहुत अच्छी तरह से ध्वनिरोधी है, क्या वह उसे छू सकता है। रोसेटा ने कहा कि उसकी एक शर्त है कि वह उसे अगली शिकार यात्रा पर अपने साथ ले जाए। राजकुमार ने उत्तर दिया, संभव नहीं। रोसेटा ने कहा कि यदि वह खतरे के बारे में चिंतित है तो वह जानता है कि वह मजबूत है। राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। रोसेटा ने कहा कि ठीक है, वह अब उसे चूम नहीं करेगी। राजकुमार चौंक गया, फिर सोचा कि यह अचानक क्या बात है, और पूछा, वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। रोसेटा चिल्लाई, मत छुओ। वह तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक वह उसे शिकार यात्रा पर अपने साथ नहीं ले जाता। राजकुमार ने सोचा कि उसका ये रूप भी प्यारा लगता है। वह वास्तव में कमजोर है, वह जल्द ही बेहतर महसूस करेगा। उसका डर की भावना वास्तविकता में बदल गई। उस दिन से हर बार जब वह शिकार की यात्रा से लौटता तो उसके साथ एक घातक दुर्घटना घट जाती, इसलिए उसे कुछ समय बाद खेद नहीं हुआ। राजकुमार ने उससे कहा कि उसे सारी यादें याद हैं जब वह उसके साथ वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करके एक खिलौने की तरह खेलती थी। ऐसा लगता था कि उसने पहले बिल्लियों को संभाला था। रोसेटा शर्मिंदा हुई और पूछा कि क्या उसे याद है। राजकुमार ने कहा कि ठीक है। वह इतना उत्साहित था कि जब वह आसपास नहीं थी तब भी वह पागल महसूस करता था। वह सब खत्म हो जाएगा। इसके बजाय क्या होगा अगर उसने उसे
बहकाया तो सुबह रोसेटा ने इस तरह सोचा, अगर उसके पास ये चेहरा नहीं होता तो वह अगले दृश्य में उसकी अनुमति लेना छोड़ देती। रोसेटा ने कहा, उसकी मदद करो। वैलेरियन ने उत्तर दिया, क्या उसे नहीं लगता कि यह असभ्य है? वास्तव में वह जानता था कि वह जल्द या बाद में आएगी, क्योंकि वह अंदर नहीं आई। उसने सोचा कि वह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती जब तक कि उसे उसकी आवश्यकता न हो। रोसेटा ने उत्तर दिया कि नहीं जानता कि उसे बस एक बुरा एहसास है, कृपया उसकी मदद करें। वह जानता है कि वह उसके बिना ऐसा नहीं कर सकती। वैलेरियन ने कहा कि वह अपने सुंदर चेहरे के साथ वास्तव में प्रेरक है, वह कैसे मना कर सकता है। उसके बाद रोसेट्टा ने उस घोड़े की जांच की जिसका महामहिम उपयोग करेंगे, और वे हथियार भी जिनका वह उपयोग करेंगे। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि महामहिम द्वारा खाया जाने वाला सारा भोजन सुरक्षित था, और निश्चित रूप से अपने अंतिम जीवन में राजकुमार की मृत्यु उसके कपड़ों में फंसी जहरीली सुई के कारण हुई थी। राजकुमार ने पूछा कि वह आज असामान्य रूप से सुरक्षात्मक है, क्या वे जाने से पहले एक और काम करेंगे? रोसेट्टा चिल्लाया, बंद करो, वह उसे उसी के साथ मार देगा। राजकुमार ने पूछा, वैसे क्या उसके पास उसके लिए कुछ है? रोसेट्टा ने सोचा कि शिकार उत्सव शुरू होने से पहले एक परंपरा है जहां महिलाएं अपने साथी को एक उपहार देती हैं। वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई, क्योंकि वह केवल उसकी रक्षा करने पर केंद्रित थी। रोसेट्टा ने उत्तर दिया कि सोचा कि शिकार को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के बाद चलो राजकुमार के साथ आतिशबाजी देखते हैं। वह उम्मीद करती है कि सब कुछ ठीक रहे। शिकार महोत्सव में सबसे लंबे समय से सेवारत छात्र, अनुरक्षक, नाइट, पुजारी और गाड़ी में महामहिम के साथी के रूप में वह शामिल हुए थे। रोसेटा ने सोचा कि हालांकि शिकार के मैदान सुरक्षित थे, वह अभी भी बेचैनी की भावना से छुटकारा नहीं पा सकी। शिकार महोत्सव में रईस इस सादे पोशाक के बारे में बात कर रहे थे। रोसेटा ने सोचा कि क्या यह उसका उपहास करने का सबसे अच्छा तरीका है। निश्चित रूप से उसने जानबूझकर उनका मजाक उड़ाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाया था। इस पोशाक में तेजी से आगे बढ़ना आसान है, ये सब महामहिम की सुरक्षा के लिए है। वह थोड़ी देर तक नजर रखेगी और फिर वह अस्वस्थ महसूस करने का बहाना करके खुद को माफ करने की योजना बनाती है। बीच में अगले ही पल जंगल में गई वैलेरियन उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह जादू के घेरे में प्रवेश कर गई। अब उसे केवल महामहिम को ढूंढना था। कुछ दूरी तय करने के बाद वह चौंक गई और उसने सोचा कि उसने अंतिम विवरण तक सब कुछ स्पष्ट रूप से जांच लिया है। तो एक राक्षस क्यों दिखाई दिया? घोड़ा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर था। भले ही वह राक्षस से हैरान था। यह अजीब है, क्या ये हो सकता है? क्या मैल्कम ने किसी प्रकार का उत्तेजक पदार्थ दिया था? राक्षस नियंत्रण से बाहर था। बड़ा पत्थर राक्षस से आया और उसे छिपा दिया। शूरवीर ने पूछा कि क्या वह ठीक है? मैल्कम ने कहा कि यह वह नहीं है जो उससे वादा किया गया था। रोसेटा ने सोचा कि अभी उसे सबसे पहले महामहिम को बचाने की जरूरत है। दूसरी ओर वैलेरियन ने सोचा कि उसने एक अशुभ आभा महसूस की है। उसे राजकुमार की सुरक्षा के लिए खतरा महसूस हुआ। वह जल्दी से एक सुरक्षात्मक मंत्र का जाप करेगा। महारानी ने कहा कि शिकार महोत्सव में हस्तक्षेप करना कानून। आर्मिन चिल्लाया, फिर सोचा कि वह अभी भी जीवित है। वैलेरियन ने सुरक्षात्मक मंत्र डाला होगा। अचानक हत्यारे आ गए। रोसेटा ने कहा, उसके पास आओ। फिर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। रोजा भी उन पर हमला करना शुरू कर रही थी। उन्होंने सोचा यह महिला वह साधारण नहीं है, उनमें से किसी को सावधान रहना चाहिए। वह एक तलवारबाज महिला है। इतनी कम उम्र की महिला ऐसा कैसे कर सकती है? वे उससे जीत नहीं सकते। ये योजना का हिस्सा नहीं था। एक एक करके उसने उन सभी को मार डाला। रोसेटा ने कहा कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश करने की हिम्मत की, वे इसके लिए कीमत चुकाएंगे। काफी समय हो गया है जब से उसे इस तरह चोट लगी है। इस तरह के घाव को ठीक होने में समय लगता है। अगले ही पल वैलेरियन आ गया। रोसेटा ने पूछा कि क्या वह वापस जाते समय उसके हार की तलाश कर सकता है? यह वही है जो महामहिम ने उसे दिया था। वैलेरियन ने उसके घाव को देखा और उसे ठीक करने के लिए कहा। वे
भी करीब आ जाते हैं यदि महामहिम उन्हें देख लेते हैं। वैलेरियन ने उत्तर दिया, तो वह अगले ही पल फिर से घातक रूप से बीमार होने का नाटक कर सकता है। राजकुमार जाग गया और हैरान रह गया। रोसेटा ने सोचा कि नहीं, यह ऐसी स्थिति है जिसे कोई भी गलत समझ सकता है। उसे शाम को चुपचाप इंतजार करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसे संदिग्ध कपड़े पहने हुए हैं। फिर उसने उसे धक्का दिया और कहा, महामहिम वह सब कुछ समझा सकता है। राजकुमार ने पूछा कि क्यों है, और पृथ्वी पर घातक रूप से बीमार होने का नाटक करने का उसका क्या मतलब था। तब पुजारी और रात आ गई। राजकुमार ने पुजारी से पूछा कि क्या वह था जिसने रोसेटा को विषमुक्त किया था। पुजारी ने उत्तर दिया कि क्या वह साटर के जहर का उल्लेख कर रहा है। नहीं, यह वह नहीं था। राजकुमार ने पूछा, तो क्या दूसरे पुजारी ने उसे ठीक कर दिया। पुजारी ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि अन्य पुजारी